वेलकम गाइज, आप सबका स्वागत है मेरे मूवी एक्सप्लेनेशन में। आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है आयरन मैन 2। ये मूवी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की थर्ड मूवी है। तो थोड़ा भी वक्त ना गवाते हुए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत लास्ट आयरन मैन मूवी के प्रेस कॉन्फ्रेंस सीन से होती है। टोनी सारे मीडिया को बता रहा था कि वही आयरन मैन है और सारे मीडिया में खलबली मच जाती है। ये न्यूज एक बूढ़ा आदमी देख रहा था और अपने बेटे इवान को वो आवाज देता है और उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुम्हें ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं दे सकता। और उसकी मौत हो जाती है। इस बात से इवान को काफी बुरा लगता है और वो शराब पीकर चिल्लाने लगता है और अपने वर्कशॉप में आर्क रिएक्टर बना रहा था। इतनी मेहनत और परिश्रम के बाद वो एक आर्क रिएक्टर का नमूना बना लेता है। अब हमें 6 महीने बाद का वक्त दिखाया जाता है। टोनी अपने प्राइवेट जेट से आयरन मैन का सूट पहनकर छलांग लगाता है और स्टार्क एक्सपो में पहुंच जाता है। आयरन मैन को देखकर सारी पब्लिक काफी खुश होती है। फिर टोनी आयरन मैन का सूट उतार देता है और स्टेज के ऊपर सारी लड़कियां टोनी के लिए डांस भी करती है। फिर टोनी काफी लंबी चौड़ी स्पीच देता है और सबको शुक्रिया कहता है और बैक स्टेज जाकर अपना खून चेक करता है तो खून में टॉक्सिसिटी 19% होती है। फिर टोनी वहां से जाने लगता है। तभी एंट्रेंस पे काफी हॉट लड़कियां टोनी का इंतजार कर रही थी और वो टोनी के साथ फ्लर्ट भी करती है और टोनी वहां से निकल जाता है। फिर टोनी और उसका दोस्त जब अपनी कार के पास पहुंचते हैं तब एक लड़की टोनी के पास आती है और वो टोनी को समन का नोटिस देती है और आगे कहती है कि कल सुबह 9 बजे आपको सेनेट आर्म सर्विस कमेटी में पेश होना है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन टोनी वॉशिंगटन डीसी में मीटिंग में शामिल होने के लिए चला जाता है। वहाँ जाने पर कमेटी के सेनेटर टोनी से कहते हैं कि ये आयरन मैन हथियार आप अमेरिका की जनता के हवाले करे, पर टोनी इस प्रस्ताव को साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं ही आयरन मैन हूँ। अगर मैंने ऐसा किया यानी मैंने अपने आप को आपके हवाले किया, यानी कि मैं आपका गुलाम हूँ और ये तो हो नहीं सकता। फिर सेनेटर टोनी से कहते हैं कि मैं एक एक्सपर्ट को यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ जो आयरन मैन के सूट का विवरण करेंगे। तभी वहाँ पर जस्टिन हैमर आता है। वो अमेरिकन डिफेंस को हथियार पहुँचाने का कॉन्ट्रैक्टर होता है, पर टोनी उसे एक्सपर्ट नहीं मानता और उसकी सारी बातें खारिज कर देता है। फिर टोनी वहाँ के मॉनिटर पर कुछ वीडियो प्ले करता है। उस वीडियो में अलग अलग देशों के साइंटिस्ट आयरन मैन जैसा सूट बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन सब में जस्टिन हैमर भी शामिल होता है। टोनी सबको बताता है कि सारे देश और हैमर इंडस्ट्री अब भी हमसे 10 से 15 साल पीछे है और आगे टोनी कहता है कि विश्व शांति का जिम्मा आयरन मैन का है और सरकार को इससे खुशी होनी चाहिए और टोनी वहाँ से चला जाता है। ये न्यूज इवान टीवी पर देख रहा था और वो अपना सूट बना रहा था। फिर हमें टोनी को दिखाया जाता है। वो अपने लैब में बैठा था और जेविस के साथ बात कर रहा था। तब जेविस कहता है कि आयरन मैन के सूट की वजह से आपके शरीर में टॉक्सिसिटी बढ़ रही है। तभी टोनी अपना आर्क रिएक्टर निकालता है और पेलेडियम की प्लेट बदलता है। टॉक्सिसिटी की वजह से टोनी का आर्क रिएक्टर काफी तेजी से पेलेडियम की प्लेट खराब कर रहा था और इसका असर टोनी पर दिख रहा था। तभी वहाँ पर पेपर आती है और वो टोनी से झगड़ा करने लगती है। तभी टोनी कहता है कि मैं तुम्हें स्टार्क इंडस्ट्री का नया सीईओ बना रहा हूँ और वो दोनों चैंपियन खोलकर सेलिब्रेट करते हैं। अगले सीन में टोनी अपने बॉक्सिंग रिंग में होता है और वो अपने दोस्त हैप्पी, जो कि उसका बॉडीगार्ड भी होता है, उसके साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी पेपर वहाँ आती है और उसके साथ एक लड़की भी होती है। उसका नाम नेटलिन रश्मिन होता है। टोनी उसे बॉक्सिंग रिंग में हैप्पी के साथ बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने के लिए कहता है और टोनी उसकी प्रोफाइल चेकआउट करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि नेटलिन हैप्पी को एक ही झटके में नॉकआउट कर देती है। अब अगले सीन में हमें मॉस्को शहर दिखाया जाता है। वहाँ पर एक काफी बड़ी कार रेसिंग कंपटीशन होती है। टोनी वहाँ पर अपने ब्लड की टॉक्सिसिटी चेक करता है। तब टॉक्सिसिटी 54% होती है। फिर टोनी कार रेसिंग में पार्टिसिपेट करता है। सारी मीडिया भी इस खबर को कवर करती है। ये न्यूज पेपर देख रही थी। पेपर को इस बारे में कुछ पता नहीं था। इधर टोनी रेसिंग कार में बैठा होता है और रेसिंग शुरू हो जाती है और काफी तेजी से कार भाग रही थी। तभी वहाँ पर इवान की एंट्री होती है। वो रेसिंग ट्रैक पर होता है और वो अपने कपड़ों से 2 इलेक्ट्रिक वायर बाहर निकालता है और उस वायर से बिजली दौड़ रही थी और उसके कपड़े जल जाते हैं और इवान का सूट सबको दिखाई देता है और वो उस इलेक्ट्रिक वायर से एक कार पर हमला करता है और वो कार 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। सारी पब्लिक ये मंजर देखकर डर जाती है। पेपर फौरन हैप्पी को आयरन मैन का सूट लाने के लिए कहती है और ये दोनों टोनी के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर इवान टोनी की कार को 2 हिस्सों में काट देता है। टोनी अपनी कार में अटक गया था और इवान उसके तरफ बढ़ रहा था। इधर हैप्पी काफी तेजी से टोनी की तरफ बढ़ रहा था। इवान टोनी पर हमला करता है लेकिन टोनी वहाँ से बच जाता है। इवान ने बनाया हुआ हथियार काफी तेज होता है। तभी वहाँ पर पेपर आ जाती है और वो टोनी को उसका सूट देती है और टोनी उस सूट को पहनना शुरू कर देता है। ये देखकर सारी जनता सुकून की सांस लेती है और टोनी आखिरकार आयरन मैन में बदल जाता है और फिर इन दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है। टोनी इवान को उठाकर पटक देता है और उसका आर्क रिएक्टर निकाल देता है और सीआरएस इवान को पकड़कर वहाँ से चले जाते हैं। टोनी
टोनी उसका आर्क रिएक्टर तोड़ देता है। लेकिन इस सारे वाकया से जस्टिन हैमर काफी खुश होता है। अब अगले सीन में हमें टोनी को दिखाया जाता है और वो इवान से मिलने के लिए जेल के अंदर चला जाता है। वहां जाने पर टोनी इवान से कहता है कि तुमने सूट की अच्छी नकल बनाई, पर यह डिजाइन तुम कोरिया, ईरान या ब्लैक मार्केट में करोड़ों में बेच सकते थे। और टोनी कहता है कि यह डिजाइन आखिर तुम्हें मिला कहाँ से। तब इवान कहता है कि यह डिजाइन मुझे मेरे डैड ने दिया, और वो अपने डैड का नाम एंटोन वैंग को बताता है। और आगे कहता है कि मैं तुम्हें मरते देखना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे सीने में लगी पैलेडियम तुम्हारे अंदर जहर बनाकर तुम्हें मार देगी। ये सुनकर टोनी वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में टोनी अपने प्राइवेट जेट में पेपर के साथ होता है और वो पेपर के लिए खाना बनाता है और कहता है कि क्या हम किधर बाहर घूमने जा सकते हैं। वो आगे कहता है कि उसे घर जाने का बिल्कुल मन नहीं। अब हमें अगले सीन में इवान को दिखाया जाता है। उसे वहाँ से भगाने में कुछ लोग मदद करते हैं और उसे लेकर जस्टिन हैमर के पास चले जाते हैं। फिर ये दोनों बात करते हैं। तब जस्टिन कहता है कि इस तरह किसी को मार डालना मेरे हिसाब से गलत है। अगर तुम्हें किसी को बर्बाद करना है तो उसकी विरासत को खत्म करो, फिर वो अपने आप खत्म हो जाएगा। आगे वो कहता है कि मेरे पास पैसा है और तुम्हारे पास दिमाग, और हम दोनों मिलकर तहलका मचा देंगे। इस डील को इवान एक्सेप्ट कर लेता है और जस्टिन से कहता है कि मुझे मेरा पंछी ला कर दो। जस्टिन इस बात को भी मान लेता है। अब अगले सीन में हमें टोनी का घर दिखाया जाता है। वहाँ पर पेपर और नेटलिन काम कर रही थी। तभी वहाँ पर जेम्स आता है और वो टोनी को पूछता है। तब पेपर बताती है कि टोनी बेसमेंट में है और जेम्स बेसमेंट की तरफ चला जाता है। तब वो देखता है कि टोनी कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था। टोनी को इस बात का पता चल गया था कि एंटोन वैंग को कौन है। जेविस उसे बताता है कि एंटोन वैंग को सोवियत यूनियन में डॉक्टर हॉगवर्ड के साथ आर्क रिएक्टर पर काम कर रहा था, लेकिन उसने आर्क रिएक्टर दूसरे देशों को बेचने की कोशिश की और इस बात का पता इंटेलिजेंस को चल गया और उसे देश से बेदखल कर दिया गया। एंटोन का बेटा इवान होता है, वो भी एक साइंटिस्ट होता है और उस पर भी कुछ हथियार चोरी करके बेचने का आरोप होता है। इस वजह से उसे 15 साल की सजा हो गई थी और इसके आगे कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तभी वहाँ पर खड़ा जेम्स टोनी से कहता है कि वो पूरा दिन नेशनल गार्ड के साथ फोन पर बात कर रहा था। वो तुम्हारे इस सूट को खतरा मानते हैं और वो तुम्हारे इन सारे सूट को तुमसे छीनना चाहते हैं। मैं उन्हें किसी तरह रोक रहा हूँ, पर मैं ये ज्यादा देर तक नहीं कर पाऊंगा। तब जेम्स को पता चलता है कि टोनी की हालत काफी खराब होती है। वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता और जेम्स उसे उठाता है और फिर टोनी पैलेडियम की प्लेट बदलता है। तब जेम्स टोनी को कहता है कि सारी जिम्मेदारी तुम्हें अकेले लेने की कोई जरूरत नहीं, पर टोनी कहता है कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब अगले सीन में हमें हैमर इंडस्ट्री की फैक्ट्री दिखाई जाती है और वहाँ पे जस्टिन और इवान होता है। जस्टिन उसे बताता है हमने कुछ नमूने बनाए हैं, इनका काम अभी शुरुआती दौर में है। और वो इवान को बताता है कि मुझे अगले 25 साल के लिए आर्मी का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए और आयरन मैन एक कबाड़ बन जाए और उसे कोई ना पूछे। तब इवान कहता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ और जस्टिन इस बात से काफी खुश होता है। अब अगले सीन में टोनी अपने घर पर होता है और पैलेडियम प्लेट का जहर टोनी के पूरे शरीर में फैल रहा था और वो जहर अब दिखने लगा था। तभी वहाँ पर नेटलिन आती है। आज टोनी का बर्थडे होता है, लेकिन टोनी को कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा था। वो नेटलिन से पूछता है कि अगर तुम्हारा आखिरी बर्थडे होता तो तुम कैसे सेलिब्रेट करती। तब नेटलिन बताती है कि मैं इसे अपने मर्जी से सेलिब्रेट करती, मेरा दिल जो चाहता है मैं वैसा करती, और वो वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में हमें टोनी को दिखाया जाता है। वो आयरन मैन का सूट पहनकर होता है और वो डीजे के साथ मिलकर म्यूजिक बजा रहा था और वहाँ पे पार्टी चल रही थी और काफी सारी हॉट लड़कियां भी आई होती है। तभी वहाँ पर पेपर आती है और वो ये सब देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि टोनी आयरन मैन का सूट पहनकर नशे में टून होता है। तभी वहाँ पर जेम्स आता है और वो टोनी को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि टोनी अब ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। और जेम्स नेशनल गार्ड को कन्विंस करके आ रहा था कि टोनी का सूट जब्त ना करे। आयरन मैन अगले 24 घंटे में अपने जिम्मेदारी से एक्टिवेट रहेगा। तभी पेपर स्टेज पर जाती है और पार्टी खत्म होने की अनाउंसमेंट करती है, पर टोनी उसकी बात नहीं मानता और वापस पार्टी करना शुरू करता है और अपने सूट की मदद से वहाँ की चीजें तहस नहस करने लगता है। टोनी का इस तरह बर्ताव जेम्स को पसंद नहीं आता और वो फौरन टोनी के लैब में जाता है और टोनी के लैब से मार्क II सूट पहन लेता है और पार्टी की जगह पर आ जाता है और सारे क्राउड को वहाँ से भगा देता है और टोनी को वार्न करता है कि ये आयरन मैन का सूट उतार दो, तुम अब काफी नशे में हो। पर टोनी जेम्स की बात नहीं मानता और जेम्स के साथ मस्ती करने लगता है। जेम्स टोनी का सूट उतारने की कोशिश करता है, पर वह असफल होता है। लेकिन इनकी मस्ती गुस्से का रूप ले लेती है और दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं और वहाँ पर धमाका हो जाता है और जेम्स वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें आर्मी एयरबेस दिखाया जाता है। जेम्स मार्क II सूट पहनकर वहाँ आता है। सारे सोल्जर सूट देखकर हैरान हो जाते हैं। अब अगले सीन में टोनी को दिखाया जाता है। वो डोनट बोर्ड पर बैठकर पिज्जा खा रहा था। तभी वहाँ पर शील्ड के चीफ निक फ्यूरी आते हैं और टोनी को एक रेस्टोरेंट के अंदर
अंदर लेकर चले जाते हैं। तब टोनी कहता है कि मुझे आपके नौसिखिए जासूस के साथ काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। टोनी अब भी नशे में होता है। तभी निक टोनी के गले पर काले दाग दिखते हैं। तभी वहां पर नैटलिन आती है और टोनी उसे देखकर हैरान होता है क्योंकि वो शील्ड की जासूस होती है और वो टोनी को एक गैजेट से झटका देती है और इस वजह से टोनी के शरीर के अंदर का जहर कम हो जाता है। लेकिन ये इलाज नहीं होता, ये सिर्फ असर कम कुछ वक्त के लिए करता है। इधर हैमर इंडस्ट्री में एक्सपो फंक्शन के लिए जस्टिन इवान को जल्द से जल्द रोबोट तैयार करने के लिए कहता है। इधर आर्मी बेस में आर्मी चीफ जेम्स से कहते हैं कि इस सूट को जस्टिन हैमर को दो ताकि वो एक्सपो फंक्शन में इस सूट को दिखा सके। इस बात पर जेम्स सहमत नहीं होता पर आर्मी चीफ उसे ऑर्डर देते हैं। इधर टोनी और न्यूक बैठकर बात कर रहे थे। तभी वो बताते हैं तुम्हारे डैड ने कहा था कि तुम अकेले इंसान हो जो दौलत और दिमाग का सही इस्तेमाल कर सकता है और अगर सही में तुम वो इंसान हो तो तुम अपने दिल का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। वो आगे बताते हैं कि तुम्हारे डैड शील्ड के फाउंडिंग मेंबर थे और वो टोनी को एक बड़ा ट्रंक देकर वहां से चले जाते हैं। फिर टोनी उस ट्रंक को खोलता है और उसमें क्या क्या है वो देखने लगता है। तब उसे ट्रंक में आर्क रिएक्टर की कुछ डिजाइन, न्यूज़पेपर के कुछ कटआउट और फिल्म मिलती है। टोनी वो फिल्म देखने लगता है। टोनी के लिए उसके डैड ने एक मैसेज छोड़ा था। वो बताते हैं कि ये एक्सपो मॉडल उन्होंने टोनी के लिए छोड़ा है। वो आगे बताते हैं कि ये मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत है। वो आगे कहते हैं कि ये जो मैंने बनाया है ये जानने के लिए हमारी टेक्नोलॉजी आज भी काफी पीछे है, लेकिन तुम इस बात को समझोगे और इस चीज से तुम सारी दुनिया को बदल दोगे। और आगे वो कहते हैं तुम मेरी सबसे बेहतरीन रचना हो। अब अगले सीन में हमें टोनी को दिखाया जाता है। वो अपनी कार लेकर कहीं जा रहा था और जाते वक्त स्ट्रॉबेरी खरीद लेता है और स्टॉक इंडस्ट्री के ऑफिस में जाता है। वहां जाने पर वो पेपर से मिलता है और उससे माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन टोनी का गैर जिम्मेदाराना बर्ताव की वजह से पेपर उस पर काफी नाराज होती है और वहां से चली जाती है। फिर टोनी अकेला ही ऑफिस में बैठा होता है। तब उसे एक्सपो का मॉडल दिखाई देता है। टोनी उस एक्सपो के मॉडल को गाड़ी में डालकर अपने घर चला जाता है और घर जाकर मॉडल को गौर से देखने लगता है और जेविस को ग्राफिक डिजाइन बनाने के लिए कहता है और हर एक चीज को काफी बारीकाई से देखता है और जेविस को प्लूटोन और न्यूट्रॉन की श्रृंखला बनाने के लिए कहता है और एक मॉडल टोनी के सामने तैयार हो जाता है। तब टोनी कहता है कि आपको गुजरे हुए 20 साल हो गए पर आप आज भी मुझे पढ़ा रहे हो। तब जेविस कहता है कि आपने बनाई हुई चीज उस तरह काम करेगी जिस तरह से पैलेडियम काम करती है, लेकिन ये जहर नहीं छोड़ेगी। फिर टोनी वायर और पाइप की मदद से एक सर्कल बनाता है। वो दरअसल एक एक्सीलेटर होता है। टोनी उसे स्टार्ट कर देता है और उसमें से एक सफेद रोशनी बाहर आती है और वो काफी खतरनाक होती है। वो किसी भी चीज को एक झटके में काटने की काबिलियत रखती है। उसमें बेशुमार एनर्जी का स्रोत होता है और उस चीज के एनर्जी को टोनी एक त्रिकोणीय धातु की प्लेट में इकट्ठा करता है और टोनी सफल होता है। जेविस उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि आपने एक नए तत्व का आविष्कार किया है और आर्क रिएक्टर भी इस तत्व को एक्सेप्ट कर लेता है और एक नया आविष्कार सफल होता है। अब अगले सीन में हमें इवान को दिखाया जाता है। जस्टिन उसे कॉल करता है और कहता है कि मैं और सेनेटर हम दोनों रोबोट ड्रोन देखने के लिए आ रहे हैं। तब इवान कहता है कि ड्रोन रोबोट अभी तक तैयार नहीं है, लेकिन जस्टिन कहता है कि क्यों नहीं है। तब इवान कहता है कि मैं बता सकता हूँ पर दिखा नहीं सकता। इस बात से जस्टिन को काफी गुस्सा आता है और वो फौरन अपने बॉडीगार्ड के साथ इवान के पास चला जाता है और वो इवान को भला बुरा कहने लगता है और इवान को अपने बॉडीगार्ड के साथ कैद करके खुद एक्सपो फंक्शन में चला जाता है। अब हमें टोनी को दिखाया जाता है। उसे किसी का कॉल आता है। टोनी वो कॉल उठाता है तो वो कॉल इवान का होता है। वो टोनी से कहता है कि तुम्हारी सलाह काम आई। आगे कहता है कि तुम्हारे डैड ने मेरे डैड को 40 साल तक जो तकलीफ दी उसका बदला मैं 40 मिनटों में तुमसे लूंगा और तुम्हें तबाह कर दूंगा और कॉल कट कर देता है। टोनी जेविस को कॉल की लोकेशन ट्रैक करने के लिए कहता है और खुद लोकेशन की तरफ निकल पड़ता है। अब हमें एक्सपो फंक्शन दिखाया जाता है। इस बार एक्सपो हैमर इंडस्ट्री होस्ट कर रही थी। जस्टिन हैमर काफी खुश होता है और वो डांस करते करते स्टेज पर आता है और अपनी खुद की ढेर सारी तारीफ करता है और आगे कहता है कि मैंने जो आविष्कार करके दिखाया है उसकी खबर लिखते लिखते प्रेस की स्याही खत्म हो जाएगी और वो आर्मी ड्रोन को पेश करता है। जस्टिन ने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और मरीन के लिए ड्रोन बनाए थे और उसमें टोनी का मार्क II सूट भी होता है। जस्टिन ने उसे थोड़ा मॉडिफाई किया था। तभी वहाँ पे आयरन मैन की एंट्री होती है। आयरन मैन को देखते ही सारी पब्लिक पागल हो जाती है। टोनी जेम्स से कहता है कि हम सब खतरे में हैं, हमें सबको बचाना होगा। आगे वो कहता है कि जस्टिन इवान वैंको के साथ काम कर रहा है। तभी जेम्स आयरन मैन पर हमला करने लगता है। जेम्स के सूट का कंट्रोल इवान के पास होता है। टोनी फौरन उड़कर वहां से बाहर चला जाता है। मार्क II और सारे ड्रोन रोबोट आयरन मैन का पीछा करने लगते हैं और आयरन मैन को टारगेट करके अटैक करने लगते हैं और इधर एक्सपो में कुछ रोबोट पब्लिक पर हमला करते हैं। तभी वहां पर नैटलिन आती है और हैप्पी से कहती है कि उसे फौरन हैमर इंडस्ट्री लेकर चले जाए। ये दोनों
हैमर इंडस्ट्री की ओर चले जाते हैं, पर तब तक इवान वहां से भाग गया था। इधर टोनी कुछ रोबोट को भगा भगा कर मार रहा था और आखिरकार उन्हें एक जगह पर टकरा कर खत्म कर देता है। लेकिन जेम्स अब भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो टोनी पर हमला कर रहा था, लेकिन नैटलिन मार्क टू को यानी कि जेम्स के सूट को कंट्रोल कर लेती है और आगे बताती है कुछ ड्रोन रोबोट्स तुम्हारी तरफ आ रहे हैं और काफी सारे रोबोट इन्हें घेर लेते हैं। ये दोनों काफी बहादुरी से उनका सामना करते हैं और टोनी जेम्स को नीचे झुकने के लिए कहता है और एक ही बार में सारे ड्रोन रोबोट्स को खत्म कर देता है। लेकिन नैटलिन बताती है कि और एक ड्रोन रोबोट तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है और वो दूसरे ड्रोन से काफी अलग है। तभी वहां पर इवान की एंट्री होती है। उसने एक अलग किस्म का सूट बनाया था और उस सूट से काफी तेज बिजली दौड़ रही थी। फिर इन तीनों के बीच काफी हैरतअंगेज लड़ाई होती है। इवान भी इन्हें काफी बुरी तरीके से मार रहा था, पर आखिर में टोनी अपना दिमाग लगाता है और इवान को तहस नहस कर देता है और काफी बुरी तरीके से इवान को घायल कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पे कुछ आवाजें सुनाई देती है। इवान ने सारे ड्रोन रोबोट के अंदर विस्फोटक फिट किया था और वो रोबोट कभी भी फट सकते थे। टोनी फौरन पेपर को बचाने के लिए चला जाता है और पेपर को एक्सपो से बचा लेता है और उसे एक बिल्डिंग के ऊपर लेके चला जाता है। पेपर इन सब वाकया से परेशान हो जाती है और वो टोनी से कहती है कि उसे सीईओ नहीं रहना और ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब हमें शील्ड का ऑफिस दिखाया जाता है। वहाँ पर निक फ्यूरी होते हैं। टोनी कहता है कि हमने इतना बहादुरी वाला काम किया तो कल हमें सम्मानित करने वाले हैं, तो हमें माइक पर बोलने के लिए एक आदमी चाहिए और वो आदमी सेनेटर होते हैं और वो टोनी और जेम्स की काफी तारीफ करते हैं और उन्हें मेडल्स भी देते हैं और साथ में तस्वीर भी खींचते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।